For GPAT and NIPA information, download our app Pharma Adda, available on Play Store. First of all, before going to start today's session, let's start with this diagram. Like अगर आपके थॉट्स गुड रहेंगे, आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे तो आपको फीलिंग भी अच्छी आएंगी, फीलिंग अच्छी आएंगी तो आपके जो एक्शंस हैं, एक्शंस भी अच्छे होंगे। अगर आपके एक्शंस अच्छे हो रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट भी आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर आपकी थॉट प्रोसेस सही से काम करती है, आपको गुड थॉट्स आते हैं तो आपकी फीलिंग्स भी अच्छी रहेंगे, एक्शन भी अच्छा रहेगा और आपका जो रिजल्ट रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। अगर आपको बैड थॉट्स आते हैं तो आपकी फीलिंग्स भी बैड रहेंगी और आपके एक्शन भी बैड रहेंगे और उससे क्या होगा, जो आपका रिजल्ट रहेगा ना, वो रिजल्ट भी बैड आएगा। तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको कौन से वे के अंदर जाना है, फर्स्ट वे के अंदर जाना है या सेकेंड वे के अंदर जाना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप जीपैट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी आपको जो है ना अपनी सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना पड़ेगा कि जो आपको पॉजिटिव वाइब देते हैं, ना कि आपको बैड वाइब्स और बैड थॉट्स देते हैं। क्योंकि आपका एम क्या है कि आपको रिजल्ट अच्छा लाना है, तो रिजल्ट अच्छा लाने से जो शुरुआत होती है वो आपके थॉट प्रोसीजर से होती है। तो आपको थॉट्स जो है वो गुड थॉट्स लाने हैं, अच्छे थॉट्स लाने हैं और उसी वे के अंदर आपको एक्शन भी करना है। देन क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन है कि सर जब हमारे पास में बुक्स अवेलेबल हैं तो हमको नोट्स क्यों बनवानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का है। तो हम लोग देखते हैं कि आपको नोट्स क्यों बनाना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो रीडिंग फ्रॉम बुक्स कैन बी बोरिंग, मतलब आप अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ तो भी कभी ना कभी वो चीज़ बोरिंग लगने लगी, क्योंकि बुक के अंदर क्या होता है कि वास्ट सिलेबस होता है। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस होता है। फॉर एग्जांपल आप के डी त्रिपाठी ले लो, के डी त्रिपाठी जो है वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स रेफर करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। तो आप वो सारा कुछ देखोगे और उसकी लेंथी बुक देखोगे तो आप थोड़ा सा बोरिंग महसूस करोगे। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाना चाहिए। दूसरा क्या है, नोट्स से क्या होता है, आपका रिवीजन जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, रिवीजन इजी हो जाता है इन द सेंस जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपके पास में फॉर एग्जांपल ऑल जो बुक्स है, फॉर एग्जांपल 4 नोटबुक है आपके पास में, तो 4 नोटबुक को आपको रिवीजन करने के लिए अच्छा हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर कि फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो कोई सिटी के अंदर, ठीक है, आप रहते हो कोई सिटी के अंदर, वहाँ से आपका एग्जामिनेशन सेंटर है फॉर एग्जाम्पल 200 किलोमीटर। तो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले या फिर एग्जामिनेशन के दिन ही अगर आप ट्रैवल करोगे तो नोट्स ले जाना आपके लिए काफ़ी हैंडी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो आप अपने पास में दो से 3 नोटबुक रख लीजिए और उसको वहीं पर ही रिवीजन करते रहिए। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के ऊपर काफ़ी हेल्पफुल होती है नोट्स। उसके बाद में क्या होता है, हायर चांसेस ऑफ रिमेंबरिंग, मतलब क्या होता है कि जो भी क्लासिफिकेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसको जब हम याद करते हैं तो जब हमारी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होता है ना तो बहुत जल्दी माइंड के अंदर जाता है। क्योंकि ये एक तरीके की ये साइकोलॉजी है कि जब हम अपनी हैंडराइटिंग का कुछ लिखा हुआ देखते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद होता है और उसके अंदर कन्फ्यूजन भी कम होता है। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया। देन क्या है, कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग इन द सेंस अगर आप हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक अगर परचेस करने जाए तो इट विल कॉस्ट यू मोर एंड मोर। तो उससे बेटर क्या है कि आप क्या करो, लाइब्रेरी में जाओ कॉलेज की, वहाँ से बुक इशू करो, उसकी नोट्स बना लो, देन बुक रिटर्न कर दो, फिर दूसरी बुक ले लो, उसकी नोट्स बना लो, देन रिटर्न कर दो। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, पीडीएफ फॉर्म के अंदर बुक्स अवेलेबल हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, वहाँ से आप ले सकते हैं और उससे मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर या टैब के अंदर देख करके आप उसके अंदर से जो भी एसेंशियल पॉइंट्स है वो अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो। ठीक है, नोट्स विल हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट। आपका जो भी कंटेंट है वो वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर रहेगा। वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म यानी क्या कि आपको जो चीज़ लग रही है, फॉर एग्जांपल आपने स्टरलाइजेशन फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है, तो दोनों जगह आप अलग अलग पढ़ोगे क्या? नहीं। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, फॉर एग्जांपल आप जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टरलाइजेशन टॉपिक पढ़ रहे हो, तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर अगर कुछ अलग से एड ऑन दिया हुआ है तो आप उसको वही नोटबुक के अंदर लिख लो। फॉर एग्जांपल आपका फार्मेकोलॉजी है, ठीक है, फार्मेकोलॉजी प्लस आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री है, तो आप ये दोनों को कंबाइन वे के अंदर लिख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है,
पहले आप क्या करो, फार्माकोलॉजी का देख लो, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिख लो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख लो, कुछ मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट वो लिख लो, देन अगर स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स है वो लिख लो। देन मेडिसिनल केमिस्ट्री देखो, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर अगर उसका स्ट्रक्चर आपको मिलता है वो लिख लो, अगर उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री दी हुई है वो लिख लो। तो इससे क्या होगा कि आपको दो बुक्स को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप के डी त्रिपाठी भी नहीं देखोगे और विल्सन और ग्रिसवॉल्ड भी नहीं देखोगे रिवीजन के टाइम पे। आपके पास में एक नोटबुक रहेंगी जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर दोनों का कंटेंट आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। देन इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन द सेंस, आपने जो अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, जो आपने पढ़ा हुआ है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी की वैल्यू लिखी हुई है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल SLS का HLB वैल्यू आपने लिखा है 40, और अगर आप डिस्कस कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो अगर उसने बोला कि नहीं SLS का जो वैल्यू है वो तो 30 है, तो आप उसको कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि नहीं मैंने 40 पढ़ा भी है और 40 लिखा भी है, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। सो नोट्स विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, देन विल बी हेल्पफुल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी नोट्स जब आपने बना लिया तो वो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आप जब भी MS M.Pharm, जब भी आप MS M.Pharm के लिए जाओगे तो उसके अंदर भी कोई सिलेबस अलग नहीं है, जो आप अभी पढ़ रहे हो उसी का आगे है। फॉर एग्जांपल अगर आप NMR पढ़ रहे हो, अगर आप UV पढ़ रहे हो, IR पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे मास्टर्स में लगने ही वाली है, ठीक है। तो आप अभी से उसकी नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो आपको आगे इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके अंदर बात ये है कि हमारे साथ में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि जिसके अंदर 3rd ईयर के स्टूडेंट भी हैं और फाइनल ईयर के भी, ठीक है, 3rd के भी हैं और 4th ईयर के भी। तो 3rd ईयर वालों के पास तो टाइम जो है वो ज़्यादा है, 4th ईयर जो फाइनल ईयर वाले इनके पास में टाइम कम है। तो अभी मैं 4th ईयर वालों की बात कर रहा हूँ। 4th ईयर वालों को मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जो अभी फाइनल ईयर के अंदर जो अटेम्प्ट करेंगे, तो आप क्या करो, जो मेजर सिलेबस है ना, मेजर सिलेबस के अंदर जो मेजर टॉपिक्स है ना, उसकी नोट्स निकालना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप माइनर के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लिख लो, और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप माइनर जो है वो बुक से ही कर लो, या फिर कोई JPAT पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई बुक है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर फार्मा अड्डा के नोट से कर सकते हो। लेकिन जो 3rd ईयर वाले हैं आपके पास में टाइम ज़्यादा है, तो आप जो है पहले तो मेजर से स्टार्ट करो, मेजर के बाद में आप माइनर के ऊपर जाओ, ठीक है। तो आप जब फाइनल ईयर के अंदर आओगे तो आपके पास में नोट्स पूरा अभी से रेडी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ है ना लास्ट 4 मंथ के अंदर आपको फुल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। 4 मंथ्स आपको रिवीजन करना है फॉर 3rd ईयर। और फाइनल ईयर के अंदर जो अभी अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आपको मेरे ख्याल से नवंबर या फिर दिसंबर, मिड दिसंबर तक के आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि लास्ट वेबिनार के अंदर सर ने पूरा एक रोड मैप बताया था, उसका स्क्रीनशॉट बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया था, तो वहाँ से आप